तो हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। हाँ, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये टैक्सेशन में एक नया रिफॉर्म आया है जिसमें काफी सारे चीजें चेंजेस किए गए हैं। हम ये भी देखेंगे पुराने टैक्स रिजीम में क्या था, नए टैक्स सिस्टम में क्या है और जीएसटी क्या है। तो जीएसटी पढ़ने से पहले हमको यह समझना है कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी है क्या, तो सबको तो कॉमन बात मालूम है कि जीएसटी सारे टैक्स है जो हमको सरकार को देनी पड़ती है, करेक्ट। तो जीएसटी है क्या, ये टैक्स है जो सरकार को देनी पड़ती है। आपको तो इतना ही मालूम है कि ये जीएसटी है टैक्स जो हमको सरकार को पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। तो लो हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये टैक्स होता क्या है, फिर जीएसटी आया कहां से और कौन कौन से टैक्स थे जिसको बंद करने के बाद में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लो हम बेसिक्स में और डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे जीएसटी का यानी टैक्सेस का। तो हमारे पास में टैक्स क्या है, तो देखो क्या लिखा है हमने, टैक्सेस आर वन ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जी हां, हम जो टैक्स पे करते हैं ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में किसी का भी इनकम नहीं होगा, रेवेन्यू हो नहीं सकता। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल था आपको, देखो जैसे कि हम कोई भी टैक्स पे करते, एनी टैक्सेस पे करते हैं, तो वो रेवेन्यू होगा यानी इनकम होगा। किसका होगा, तो सिर्फ सरकार का होगा, ये गवर्नमेंट का ही इनकम होगा, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ टैक्स कलेक्ट किया, तो टैक्स कलेक्ट किया तो वो मैन्युफैक्चरर की भी इनकम नहीं हो सकती। जैसे मैन्युफैक्चरर भी कोई सामान बनाता है, बनाकर बेचता है, तो टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो कभी भी मैन्युफैक्चरर की इनकम नहीं हो सकती, इनफैक्ट एक्सपेंस भी नहीं हो सकता इसका। तो मैन्युफैक्चरर का ना तो रेवेन्यू हो सकता है और ना तो एक्सपेंस हो सकता है, ये दोनों भी नहीं होंगे। अगर मैन्युफैक्चरर आगे चल के वो गुड्स होलसेलर को बेचता है, तो होलसेलर का ना तो रेवेन्यू है ना तो एक्सपेंस है, ये दोनों भी नहीं होगा। होलसेलर आगे चलकर रिटेलर को बेचा, रिटेलर भी उसका भी रेवेन्यू नहीं हो सकता है, उसका भी एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन जो एंड यूजर है जिसको हम कस्टमर बोलते हैं, हाँ, कस्टमर का एक्सपेंस होगा, इनकम तो सवाल ही नहीं होता उसका होने का, एक्सपेंस तो होगा किसका, कंज्यूमर का, एंड यूजर का। तो याद रखना कि जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप की टैक्स हो, वो खर्चा है एंड यूजर के लिए, ठीक है। और इनकम सिर्फ और सिर्फ किसी का है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगाता है और मैन्युफैक्चर वो टैक्स से वसूल करता है होलसेलर से, होलसेलर किससे कलेक्ट करता है, रिटेलर से, और रिटेलर किससे कलेक्ट करता है, एंड कंज्यूमर से, एंड कस्टमर से। तो ये जो चेन है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इसमें किसी का भी इनकम नहीं होगा, किसी का भी एक्सपेंस नहीं होगा। तो खर्चा होने वाला किसका होने वाला है, तो खर्चा होने तो लास्ट वाले खर्चा होने वाला है किसका, एंड यूजर का, जिसका नाम है एंड कस्टमर यानी एंड यूजर, उसे खर्चा होगा। और बीच में किसी का भी इनकम होगा नहीं, किसी का भी रेवेन्यू होगा नहीं। रेवेन्यू होने वाला किसका होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सरकार का, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। इसीलिए यहां पर लिखा गया है क्या, कि इट इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू है, ये कमाई है, किसी कमाई है, सरकार की। तो सरकार जो कमाता है वो बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस किस पर बच्चों, डायरेक्ट टैक्सेस पे है, तो आओ हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों देखते हैं। तो टैक्सेस के टाइप क्या होते हैं, देखो बच्चों टैक्सेस के कितने टाइप है, तो देखो बच्चों दो टाइप होते हैं टैक्सेस के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, कि टैक्स आप पे इंपोज किया गया है, आप पे लगाया गया है, और टैक्स भी आपको ही भरना पड़ेगा। टैक्स आप पे लगाया गया है, भरना भी आपको ही पड़ेगा, उसको डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल क्या है इसका, इनकम टैक्स। जैसे एग्जांपल था, जैसे इस एग्जांपल में, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि टैक्स का बोझा, टैक्स का बैग
जिस पर लादा गया है उसी की जिम्मेदारी है कि उसको भी उसी को वो आगे पास करना है, उसी को आगे जाके देना है। ठीक है, तो जिस पे टैक्स का बोझ पड़ा है उसी की जिम्मेदारी है उसको आगे पहुंचा देना, आगे उसके डेस्टिनेशन तक दे देना। ये वो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब क्या, आप ये टैक्स किसी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते, आप पे लादा गया है तो आप ही के काम है कि उसको जाकर भरना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आप पे टैक्स लादा गया है लेकिन वो टैक्स कोई और आगे आप शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल था, देखो यहां पर पिक्चर दिखता हूं आपको, टैक्स लगा इस पर, देखो इस वाले पे टैक्स लगा। ठीक है, टैक्स लगा इस लड़के पे, तो इसने इस पे शिफ्ट कर दिया, इसने इस वाले पे शिफ्ट किया, इसने इस वाले पे शिफ्ट किया, इसने इस वाले पे शिफ्ट किया। तो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स को क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स में से नहीं कर सकते हो, जिस पे टैक्स पड़ा उसी को जाकर पे करना पड़ेगा, जिस पे टैक्स लेवी हुआ उसी को जाकर पे करके आना पड़ेगा। शिफ्ट नहीं कर सकता है, शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये वो आपका डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिस पे टैक्स का लेवी हुआ, बोझ पड़ी, गाज गिरी, तो वो टैक्स कौन भरेगा, तो वो शिफ्ट करेगा किसी दूसरे को दूसरा करेगा किसी तीसरे को शिफ्ट करेगा, तीसरा करेगा चौथे को, चौथे करेगा पांचवे को, और पांचों जाकर पे करके आएगा। ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, आपको ही भरना है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, आपको बोला है भरने के लिए, आप वो भरने की ड्यूटी किसी और को शिफ्ट कर सकते हैं, वो किसी और को शिफ्ट कर सकता है, वो किसी और को, लास्ट में जाकर उसने पे करके आया। ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ एग्जांपल है क्या? हाँ बच्चों, है ना एग्जांपल। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो क्या क्या आता है, तो आपके आता है एक्साइज ड्यूटी आती है, कस्टम आता है, वैट आता है। चलो देख लेते क्या क्या आता है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आएगा, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में देखो कितने सारी चीजें आती थी, जिसमें हमारा जीएसटी भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती है, इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, एक्साइज आता है, कस्टम आता है, कस्टमर टैक्स आता है, वैट आता है, सर्विस टैक्स आता था, ये सब ये, और सेल टैक्स आता था। आओ थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि ये होता क्या है। हमारा पूरा का पूरा फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। एक्साइज ड्यूटी क्या है, जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करते समय आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे को हम लोग बुलाते क्या, एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि आपने रसगुल्ला बनाए, तो रसगुल्ले का मैन्युफैक्चर कर दिए, आपको भरना पड़ेगा टैक्स। कौन सा टैक्स भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, आपने मान लो कार की मैन्युफैक्चरिंग करे, जैसे कार की मैन्युफैक्चर करे, आपको क्या भरना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी। आपने कपड़े की मैन्युफैक्चर करे, तो कपड़े की मैन्युफैक्चर करे तो क्या भरना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्या टैक्स देना पड़ेगा आपको, एक्साइज ड्यूटी। जैसे आपने मैन्युफैक्चर करे, मोबाइल मैन्युफैक्चर करे, कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करे, आपके पीछे क्या लग जाएगा, तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में दो किस्म के टैक्स हैं, एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुने होंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बुलाते हैं, कस्टम ड्यूटी। हम फॉरेन से माल खरीदते हैं, हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। फॉरेन को माल बेचते, विदेश में माल बेचते, तो बेचते समय जब टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। हालांकि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कम से कम टैक्स लगाते हैं, बहुत कम कमोडिटी है जिस पर टैक्स बढ़ता है एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर, और इंपोर्ट पे तो सभी के ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी कब बढ़ता है, आप फॉरेन से माल खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको क्या बढ़ना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी कब बनता है, जब आप गुड्स की मैन्युफैक्चर करते हैं, तब आपको क्या बन जाता है, एक्साइज ड्यूटी। चलो आगे बढ़ते हैं, वैट। वैट पढ़ने से पहले हम लोग काम कर लेते हैं, सर्विस टैक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इसके ऊपर सर्विस टैक्स के ऊपर। तो सर्विस टैक्स है क्या, जब आप कोई चीज की ना तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना तो खरीद रहे फॉरेन से, ना तो बेच रहे, ना तो बना रहे, ना तो बेच रहे,
तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। वोडाफोन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सैमसंग कंपनी, नोकिया कंपनी, वन प्लस वाली कंपनी, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको मोबाइल खराब होने पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा इसके अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, ठीक है। तो सर्विसेज देने पर कौन सा टैक्स होगा, सर्विस टैक्स, ठीक है। अब आता है सेल टैक्स और वैट आता है, ठीक है। ये आ गया सेल टैक्स और वैट आता है, ध्यान देना। ये अगर स्टेट के अंदर अंदर विद इन स्टेट के अंदर ही बाय कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तब मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट के अंदर ही मेरा बाइंग और सेलिंग हो रहा है, तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं वैट। लेकिन अगर मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन चल रहा है, जैसे कि मान लो कि बिहार वाले का यूपी वाले के साथ में बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो तब कौन सा टैक्स लग जाएगा, उसको बोलते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स लग जाएगा। तो कोई एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग को क्या पे करना पड़ता था, सेल टैक्स। स्टेट के विद इन अगर ट्रांजैक्शन होता हमें क्या पे करना पड़ता था, वैट। और अगर कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दो क्या पे करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी। अगर फॉरेन से गुड्स मंगाए या फिर बेचे तो क्या पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। और अगर हमने गुड्स ना बाय करे, ना सेल करे, हमने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जैसे कोचिंग क्लास है, जैसे कि एडवोकेट्स है, तो ये वाले क्या करते हैं, गुड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। देख लो, ये किस्म के टैक्स हुआ करते थे प्री जीएसटी रिजिम में, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स और ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें किसी को डाउट है तो देख लो, ठीक है। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ लेते हैं। हमको टैक्सेशन में थोड़ी बहुत जानकारी पड़ गई तो पढ़ लेते हैं। याद रखना बच्चों कि कोई भी टैक्स अगर लगाना है, जब तक संविधान हमको परमिशन देगा नहीं तब तक हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जब तक संविधान हमको इजाजत नहीं देगा तब तक हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो संविधान अब तक हमको जो इजाजत देता था वो कौन सा था, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। कस्टम था, एक्साइज था, सेल टैक्स था, वैट था, और सेल टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स था, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैक्स लगाने की हमको क्या देता था, ये प्रोविजन बताता था, ये लॉ बताता था कि हाँ हम टैक्स ले सकते। जब तक बोला नहीं गया संविधान में तब तक हम टैक्स के बारे में इंपोज नहीं कर सकते, लगा ही नहीं सकते। तो याद रखो बच्चों, अभी तक मैंने जो बताया आपको उसमें जीएसटी नहीं आ रहा है, क्योंकि जीएसटी में संविधान में अब तक तो लिखा नहीं गया था जीएसटी के बारे में। तो फिर जीएसटी का अगर संविधान में नहीं लिखा है तो सीधी बात है, सरकार चाहते हुए भी जीएसटी लगा नहीं सकती है पब्लिक पर, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है। अगर संविधान में लिखा होता तो सरकार जीएसटी लगाती थी, लेकिन संविधान में बाकी सारे टैक्सेस के बारे में, लेकिन जीएसटी के बारे में अभी तक, मतलब अब तक के लेक्चर में मेंशन नहीं है, ठीक है। आगे तो संविधान अगर पावर देता है कि आपको टैक्स लगाने का तो आप लगा सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अक्सर ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि एक मूवी आई थी बीच में ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, और उसमें जादू ने पावर किसको दिया था, ऋतिक रोशन को। तो वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब तक पावर गवर्नमेंट को नहीं देगा तब तक नहीं लगा सकते टैक्स। जैसे कि जादू जब तक पावर नहीं देगा ऋतिक को तो वो कुछ नहीं कर पाता था, वो तो लाचार था। ऐसे ही संविधान जब तक पावर गवर्नमेंट को नहीं देगा तब तक गवर्नमेंट लाचार है, बेबस से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलो आगे पढ़ते, सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब तक पढ़ लेते कि हमारे पास में आर्टिकल 246 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 246 के अंदर भी अभी इसमें भी क्या बातें पढ़ेंगे। आर्टिकल 246 क्या बोलता था, ये सब प्री जीएसटी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 246
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बोलता है कि 3 पार्ट है हमारे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 का मतलब है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 का मतलब है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 का मतलब है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, या कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट 1 कौन सी यूनियन है, लिस्ट 2 स्टेट है, और लिस्ट 3 कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट है। अब लिस्ट 1 क्या है, ऐसे नंबर ऑफ टैक्सेस जिसको सिर्फ यूनियन लेगा, मतलब सिर्फ सेंट्रल लेगा, उसको बोलते थे हम लोग लिस्ट 1 यानी यूनियन लिस्ट। जिसपे सिर्फ कौन टैक्स लेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। उस लिस्ट को हम लोग बुलाते हैं यूनियन लिस्ट। सरकार ने संविधान में वो लिस्ट की बारे में डिटेल में बताया गया है, वो कौन कौन से टैक्स होंगे जिसमें सिर्फ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ये मेरा अधिकार है, ये सिर्फ मेरा है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी के नहीं हो। तो ऐसा बोलने वाले कौन हो सकता है, लिस्ट 1 में लिखा है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। फिर लिस्ट 2 क्या बोलता है, लिस्ट 2 ये बोलता है कि ऐसी कौन कौन से टैक्सेस है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल के तुम्हारे नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं, समझा, तुम हमारी हो। तो कौन बोल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो वो सारी की सारी लिस्ट है। यूनियन के लिए यूनियन की लिस्ट है, स्टेट के लिए स्टेट की लिस्ट है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या लिखा है, टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल और दिया है स्टेट। ये और वर्ड भी आ रखा, थोड़ी देर बाद आपको समझेगा कि और कितना बिगाड़ा है। तो सेंट्रल लेगा या फिर स्टेट लेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब ऐसे कुछ कुछ टैक्स है जो सेंट्रल ले सकता है या फिर कौन ले सकता है, स्टेट ले सकता है, ठीक है, या फिर सेंट्रल लेगा या फिर स्टेट लेगा। उस वाली लिस्ट के टैक्सेस कहां पर दिए गए, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दिए गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़े, देखो ये पढ़े, आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है यानी पूरे कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज होती है वो 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या और फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या, जहां पर सेंट्रल का दबदबा चलेगा, सेंट्रल की हुकूमत चलेगी, स्टेट की हुकूमत ना की बराबर है, नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं यूनिटरी, ठीक है। और फेडरल सिस्टम मतलब क्या, जहां पर सेंट्रल और स्टेट का दोनों भी चलेगा। तो एग्जांपल मैंने दिया यूके के अंदर, इटली के अंदर और बांग्लादेश के अंदर और बाकी सारे कंट्री के अंदर भी कौन सा सिस्टम चलता है, मतलब यूनिटरी सिस्टम चलता है। और फेडरल सिस्टम में कौन कौन आता है, यूएस आता है, फ्रांस आता है, इंडिया आता है, और बाकी सारे देश भी आते हैं, जहां पर क्या होगा, फेडरल के अंदर स्टेट भी चलेगा, स्टेट का भी चलेगा और सेंट्रल का भी चलेगा, दोनों का चलेगा, ठीक है। ये बेसिक्स को बड़े ध्यान से समझना, अगर नहीं समझता तो वीडियो बार बार आप देखना, क्योंकि अगर ये बेसिक्स आपको मिस हो गया तो आपको जीएसटी के ना प्रॉब्लम होगा। जीएसटी में जो बताने जा रहा हूं मैं आपको वो नहीं समझ में आएगा। जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी और लाने में कितने सारे कॉम्प्लिकेशन थे, और कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करके कैसे जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है सक्सेसफुली। तो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद, जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जेनेसिस ऑफ जीएसटी, चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन, ओरिजिन कब हुआ जीएसटी का, यानी जीएसटी ये आया कहां से इंडिया के अंदर, ये किसने लेकर आया जीएसटी। तो जीएसटी पहली बार आ गया था फ्रांस में 1954 में, 1954 के अंदर आ गया था, और तब से लेकर अभी तक तो 160 से जारी कंट्री के अंदर, जारी कंट्री में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किसने लेके आया था, फ्रांस लेके आया था जीएसटी, और 1954 में लेकर तब से लेके अभी तक तो 160, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो गए, 160 से ज्यादा कंट्री ने क्या किया है, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है। हमारे इंडिया में ये वो जनाब है जिन्होंने जीएसटी लेके आया था, जिसका नाम है केलकर साहब। तो केलकर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाया, उस समय की गवर्नमेंट जो थी 2004 में उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, और उन्होंने बोले कि हमको एक जीएसटी अगर इंडिया में लेकर आएंगे तो उसकी कैसा ढांचा होगा, जरा बना के बताइए, रूपरेखा बताइए, हमें बताइए कि जीएसटी कैसा अगर इंडिया में दिखता है तो कैसा आएगा। तो ये केलकर कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपा, रिपोर्ट में यह बोला गया था कि नेशनल लेवल का जीएसटी लगाओ। अब इसमें दिक्कत आ गई, नेशनल लेवल का जीएसटी। नेशनल लेवल का जीएसटी का मतलब ये
कि आपको जो जीएसटी लगना सिर्फ नेशनल लेवल का लगना, स्टेट लेवल का नहीं लगना। अब इसमें दिक्कत की बात की, नेशनल लेवल का जीएसटी का मतलब यह था कि अब जीएसटी जो बटेगा, नेशनल जीएसटी का मतलब यह हुआ कि जो जीएसटी का टैक्स है वो कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर लेके। स्टेट गवर्नमेंट को ये जीएसटी में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो नेशनल लेवल का जीएसटी था और इसी ने बड़ा बवाल कर दिया कि क्योंकि ये नेशनल लेवल का जीएसटी है और फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया का भी बताया, फेडरल सिस्टम है जहां पर सेंट्रल भी हिस्सा लेगा और स्टेट भी हिस्सा लेगा। सीधी सीधी बात थी कि इस नेशनल लेवल के जीएसटी ने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया कि फेडरल सिस्टम है कि यूनिटरी सिस्टम है। तो इंडिया तो फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम होने की वजह से सेंट्रल को भी हिस्सा होना चाहिए, स्टेट को भी हिस्सा होना चाहिए। और जीएसटी ये बोलता है कि तो नेशनल लेवल का जीएसटी आना चाहिए और नेशनल लेवल का जीएसटी आया तो संविधान के ऊपर क्वेश्चन आ गया यार ये तो फेडरल सिस्टम है हमारा, तो यूनिटरी सिस्टम नहीं है। तो इसी वजह से बड़ा सा इस पे बवाल खड़ा, किस पर, एक केलकल भाई पर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब, इन्होंने 2010 में बहुत बार एक डेडलाइन इशू की कि बाबा अब 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी आके रहेगा। तो उसके बाद में जीएसटी नहीं आया तो उसकी एक वजह में से वजह आपको बताया क्योंकि ये अपने फेडरल सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा था। इस वजह से ये जीएसटी सक्सेसफुली आ नहीं पाया और बहुत सारे डेट पे डेट देते गए और इंडिया में जीएसटी नहीं आया, मिस उसकी होते गई डेट। लेकिन बहुत सारे कंट्री ने अपने सोशल रिफॉर्म को देखकर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि इंट्रोड्यूस कैसे किया, नेशनल लेवल का जीएसटी। जैसे बताया ना कि बहुत सारे स्टेट से जो बहुत सारे कंट्री उन्होंने देखा कि अरे हम तो यूनिटरी है, हम तो यूनिटरी सिस्टम बिलीव करते हैं, तो हम नेशनल लेवल का जीएसटी लेके आ सकते हैं। किसी ने देखा तो हम तो फेडरल सिस्टम लेके आए, हमारा तो फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम होने की वजह से हम कौन सा जीएसटी लेके आ सकते हैं, डुअल जीएसटी लेके आ सकते हैं। डुअल जीएसटी का मतलब क्या है समझते हैं। डुअल जीएसटी का मतलब यह है कि डुअल जीएसटी का मतलब है, डुअल मतलब टू, मतलब सेंट्रल भी जीएसटी लेगा और स्टेट भी जीएसटी लेगा। लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेंट्रल भी जीएसटी लेगा और कौन लेगा, स्टेट भी जीएसटी लेगा। ये दोनों के दोनों जीएसटी लेवी करेंगे, दोनों के दोनों जीएसटी कलेक्शन भी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया कि सेंट्रल भी लेगा, स्टेट भी लेगा। ठीक है, इंडिया ने क्या किया देखते हैं। इंडिया अडोप्टेड डुअल, और करना ही था क्योंकि फेडरल सिस्टम को बचाना था, इस वजह से हमने क्या कर दिए, डुअल सिस्टम का जीएसटी को अपनाए। और जैसे कि बाकी कंट्री के थे, कनाडा था, ब्राजील था, उन्होंने डुअल सिस्टम को अपनाया, हमने भी डुअल सिस्टम को अपनाया क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम था। तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। बड़ी सी प्रॉब्लम यह आ गई कि आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चेंज गया था, मैंने बताया था एक आर्टिकल था 246, आर्टिकल नंबर 246। अब आर्टिकल नंबर 246 ये बोल रहा था कि आप कुछ जो टैक्सेस है या फिर यूनियन लगाएगा या फिर स्टेट लगाएगा या तो फिर कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, स्टेट या फिर यूनियन, दोनों में से कोई भी एक। और डुअल जीएसटी में जब बोला गया दोनों लगाएंगे तो फिर 246 आर्टिकल को क्वेश्चन पड़ गया। फेडरल सिस्टम का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, आर्टिकल 246 के ऊपर क्वेश्चन आया। आर्टिकल 246 क्या बोलता है कि सेंट्रल लगा सकता है या फिर स्टेट लगा सकता है। और बोला था मैंने को पहले, और बताया था आपको, दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे, दोनों लगा नहीं सकते। तो फिर उसमें संविधान में चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा अमेंडमेंट लेके गया था, तो एक नया अमेंडमेंट आया, आर्टिकल 246A, ये वाला आया। आर्टिकल 246 क्या बोलता था कि सेंट्रल लगाएगा, स्टेट की लिस्ट ही, सेंट्रल की लिस्ट ही, और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बोलता था कुछ टैक्स हम लगाएंगे, कुछ टैक्स आप लगाए। अब आर्टिकल 246 को इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट करके, और नया एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 246A। वो ये बोलता है, क्या बोलता है देखो जरा, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव हैव of every state have power to make law
इरिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट क्या है? आर्टिकल 246A(1) क्लॉज 1 बोलता है, आर्टिकल 246A क्लॉज 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर क्या है? इंटर क्या है समझो। अगर स्टेट के बीचों मतलब विद इन स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होता है, इसी को बोलते इंट्रा। तो अगर इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन होता तो जीएसटी कैसे बटेगा? इंट्रा स्टेट मतलब क्या? मान लो महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुआ बाइंग का, आपने बाय करे और सेल करे, परचेज सेल का, तो आपको जीएसटी बटेगा। जीएसटी कैसे बटेगा? इंट्रा बटेगा। इंट्रा का मतलब क्या हुआ? इंट्रा का मतलब ये हुआ कि जीएसटी अब 2 लोग लेंगे। कौन 2 लोग लेंगे? सेंट्रल भी लेगा प्लस स्टेट भी लेगा। वहां पर एंड लिखा था, देखो, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर एंड लिखा है, मैंने मार्क किया था, देखो ये एंड लिखा है। तो आर्टिकल 246A क्लॉज 1 क्या बोलता है? जब पार्लियामेंट भी लेगा, सेंट्रल और लेजिस्लेटर भी लेगा, यूनियन के लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेगा, कब लेगा? जब देर इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट मतलब क्या? स्टेट के अंदर अगर बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन हुआ तो जीएसटी बटेगा, जीएसटी आएगा। बाइंग सेलिंग मतलब कोई सर्विसेज भी दे रहा है, ले रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी बटेगा। कब जीएसटी बटेगा? वेन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा तो। और अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ, वन स्टेट और ये अनदर स्टेट है, अनदर स्टेट, जैसे कि मान लो कि महाराष्ट्र है और ये वाला गुजरात है, कभी आओ गुजरात में, तो ये हुआ इंटर स्टेट। क्योंकि इंटर स्टेट हुआ तो आपको क्या जीएसटी भरना पड़ेगा? इंटर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कौन जीएसटी लेगा? सेंट्रल लेगा, स्टेट नहीं ले सकता है इसमें। ये बोलता आर्टिकल 246A क्लॉज 2, ये बोलता था आर्टिकल 246A क्लॉज 1। तो इंट्रा के लिए दोनों टैक्स लेंगे, कौन लेगा? सेंट्रल भी लेगा, स्टेट भी लेगा। और अगर इंटर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 246A क्लॉज 2 बना गया और उसके लिए आर्टिकल 246(1) बना गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बोलो। अभी जीएसटी कहां तक है तो देखते हैं जीएसटी कहां तक गया है। तो इट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जीएसटी लग जाएगा। अब वो लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इंक्लूडिंग होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर जीएसटी बैठेगा, पूरे इंडिया पे कानून एप्लीकेबल होगा जीएसटी का। लेकिन इट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ जम्मू कश्मीर, इवन जम्मू कश्मीर में भी इंक्लूड किया जाएगा। ये कब लाया गया है, ये डेट याद रखना, 1 जुलाई 2017, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी को सक्सेसफुली पूरे भारत में इंप्लीमेंटेशन किया। 3 कैटेगरी बनाई गई है, ध्यान देना, 3 कैटेगरी है। स्टेट है 29, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर 2 हो जाएंगे, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर 5 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपने जो इंडिया की पूरी टेरिटरी 29 स्टेट थे, 2 यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर 2 थे, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 5 थे। तो उसके लिए क्या किया गया था, ये भी पढ़ लेते हम लोग, देख लेते क्या क्या था। वैसे इंडिया के अंदर 29 स्टेट से और 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन क्या हुआ देखो जरा, जीएसटी के अंदर अब ये हुआ गया है, ये दिल्ली और पुडुचेरी को यूनियन की दर्जे नहीं दिया गया है। ये यूनियन का दर्जा था जीएसटी पर्पज के लिए, अब इसको क्या बना गया है, स्टेट बना दिया गया है, ठीक है। अब ये स्टेट होंगे अंडोबार, निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, और ये दादर नगर हवेली, और ये दमन दीव, ये आपके और अपना चंडीगढ़, ये पांचों के पांचों चंडीगढ़ नीचे गए हैं। पांचों के पांचों क्या होंगे बच्चों,
पांचों के पांचों क्या ठहरेंगे? तो ये पांचों के पांचों क्या बन जाएंगे आपके? 5 बन जाएंगे आपकी यूनियन, और 2 जो विथ लेजिस्लेचर थे ये बन जाएंगे स्टेट। मतलब अभी होगा ये कि 29 स्टेट और प्लस ये 2 यूनियन जो यहां से आए गए हैं। तो अब जीएसटी के लिए कितने स्टेट होंगे? 31। जीएसटी के लिए 31 स्टेट्स होंगे, और यूनियन कितने होंगे? 7 नहीं होंगे, अब कितने होंगे? 5 फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कितने यूनियन होंगे? 5। और कितने स्टेट्स होंगे जीएसटी के लिए? सिर्फ 31, जिसमें 2 पुडुचेरी और दिल्ली जो यूनियन था, और पौडीचेरी भी यूनियन था, उसको पौडीचेरी यूनियन का हिस्सा निकाल के इसमें इंक्लूड किया गया है, स्टेट के अंदर हिस्सा इसको इंक्लूड किया गया है फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी होंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपको देख लो कि चंडीगढ़ किधर आता है, अंडोगवा किधर आता है, पौडीचेरी, दादर नगर हवेली, और ये सब देख लो। मैप में दिखा होगा कि कौन से स्टेट, कौन से यूनियन किधर किधर आता है, देख लेना। थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो देख लेना। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने वाला, तो एक ही लॉ बना उसके लिए। 31 लॉ क्यों बन गए? क्योंकि 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी मिला के 31 हो गए। ठीक है, इसलिए कितने टैक्स बढ़ गए? 31 लॉ बनाना पड़ा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से, तो उनके हिसाब से लॉ। क्योंकि सेंट्रल के लिए एक लॉ सीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट के लिए एसजीएसटी, यूनियन के लिए एक, क्योंकि सारी यूनियन को मिलाकर एक हुआ। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सप्लाई, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या? इंटीग्रेटेड मतलब यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, बताओ आपको आईजीएसटी क्या होता है, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस मतलब वो टैक्सेस जो सिर्फ और सिर्फ हाईली लग्जरियस गुड्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, सिगरेट है, हाईली लग्जरियस गुड्स, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? ये कॉम्पेंसेशन टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं मेन जीएसटी क्या है। ठीक है, चलो।